चलिए तो आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी की अकाउंटिंग के रिगार्डिंग सेकंड पार्ट। सो देखिए क्विक रिकैप देता हूँ जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। आपको तीन बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, फंक्शनल करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी, फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी कह लें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर मान के चलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है तो आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जब फॉरेन कंपनी की मतलब सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मैं बार बार यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी कह रहा हूँ क्योंकि यूएस सीपीए में मेजरली सब्सिडरी कंपनी को कवर कर रखा है। तो जब कभी भी आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरी हो, और यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ना यूएस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से मिलेंगे, तो ये मान के चलिए यूएस कंपनी इज योर डोमेस्टिक कंपनी। सो अगर मान के चलिए आपको फॉरेन कंट्री की किसी सब्सिडरी को के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रीमेजरमेंट एंड ट्रांसलेशन। तो रीमेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप देखें जो फॉरेन कंट्री की सब्सिडरी है, जो फॉरेन कंट्री में जो सब्सिडरी, अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंक्शनल करेंसी में प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको फंक्शनल करेंसी में प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर उस फंक्शनल करेंसी के अकॉर्डिंग फंक्शनल करेंसी को आपको रिपोर्टिंग करेंसी में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। फंक्शनल करेंसी क्या होती है, जो कि हम लोग जिसमें रेगुलरली डील वगैरह करते। तो आज हम इसकी ऑफिशियली अकाउंटिंग को समझने वाले हैं। हाउ टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू ट्रांसलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कल तक हमने इन बातों को पढ़ लिया था, उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने वीडियोस को देखा है प्रॉपर तरीके से तो आप लोगों को मेरे हिसाब से पूरा समझ जरूर आ गया होगा, क्योंकि कल मैंने भी, मेरा वीडियो 48 मिनट समथिंग 1 घंटे का था, तो उसको देखा कि मैंने देखा कि उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। सो नाउ आज का जो लेक्चर है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपका अगेन अटेंशन नहीं रहा। सभी जुड़ गए हैं तो मैं 1 सेकेंड पॉज करके वो चेक कर लूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप इन रीस्टेटिंग फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द गैप एंड आईएफआरएस। दिस इज द मोस्ट प्राइम कंडीशन, जो कि प्रैक्टिकली अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय शायद उसकी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन थ्योरेटिकल वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द गैप एंड आईएफआरएस बिफोर परफॉर्मिंग एनी पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। It is necessary to ensure that the financial statement expressed in the foreign currency were prepared in accordance with the US GAAP or IFRS as appropriate. If necessary, correction must be made to comply with the GAAP or IFRS. So, प्रोविज़न ये कह रहा है कि आपको ट्रांसलेशन तो बाद में आएगा। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो तो बाद की है। सबसे पहले तो आप देखो कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है वो एज पर द यूएस गैप और आईएफआरएस है कि नहीं। अब क्वेश्चन में ये आ रहा है सर एज पर द यूएस गैप और आईएफआरएस, वो डिपेंड करता है ना कि कौन सी कंट्री में आप हो। अगर आप यूएस कंट्री में हो तो आपके को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे हेलो, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो एज पर यूएस गैप और आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन तो तभी स्टार्ट होगा ना जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट बने हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रॉन्ग बने होंगे सो आप कंसोलिडेशन कैसे करोगे, ट्रांसलेशन कैसे करोगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फॉरेन कंट्री की सब्सिडरी के फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो एज पर यूएस गैप या आईएफआरएस क्या होने चाहिए, बने होना चाहिए। नाउ दिस इज लिटिल बिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बिफोर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पैरा है आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी। द फंक्शनल करेंसी ऑफ अ फॉरेन एंटिटी डिटरमाइंड द कन्वर्जन मेथडोलॉजी। व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपने फॉरेन कंट्री की करेंसी को डिटरमाइन कर लिया कि कौन सी फंक्शनल करेंसी है, द फंक्शनल करेंसी ऑफ ए फॉरेन एंटिटी डिटरमाइन द कन्वर्जन मेथडोलॉजी टू यूज। जनरली दो मेथड आगे आएंगी कि आपको एक ट्रांसलेशन और एक रीमेजरमेंट, कौन सी मेथड कब यूज करना है ये होली डिपेंड ऑन है कि जो फॉरेन सब्सिडरी की फंक्शनल करेंसी कौन सी है। सो नाउ
द फंक्शनल करेंसी कैन बी एंटिटीज लोकल करेंसी, द करेंसी ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और द करेंसी ऑफ द अनदर कंट्री। मतलब यहाँ पर उस फॉरेन सब्सिडरी की करेंसी के 3 ही चॉइस हो सकती है, या तो वो लोकल करेंसी हो सकती है, या वो रिपोर्टिंग करेंसी हो सकती है, या वो कोई ऐसी करेंसी हो सकती है जो दोनों ही ना हो। जैसे मेरा जो लास्ट एग्जाम्पल था, अगर यूएस कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसकी फंक्शनल करेंसी या तो डॉलर हो सकती है, तो अगर डॉलर है तो इसका मतलब फंक्शनल करेंसी मेरी डॉलर है, या तो ये हो सकता है कि इंडियन रुपीज़ हो सकती है, तो इसका मतलब जो लोकल करेंसी है वही मेरी क्या है, फंक्शनल करेंसी है, या इंडियन और यूएस डॉलर के अलावा कोई कंट्री की अगर कोई करेंसी है दैट इज कॉल्ड अनदर कंट्री करेंसी। तो 3 ही सिचुएशन हो सकती है फंक्शनल करेंसी में। आई गेस ये बात आपको प्योरली समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अंडर द यूएस गैप एन एंटिटी लोकल करेंसी क्वालिफाई एज ए फंक्शनल करेंसी। What they are saying, this is very very important line. Under the US GAAP, an entity's local currency qualify as a functional currency if it is currency of the primary economic environment in which company operates and all of the following condition exist. अगर ये condition exist करती है तो उस entity की local currency ही functional currency मान ली जाएगी। पहली condition, the foreign operation are relatively self-contained and integrated with the country. So मैं यहाँ पे पॉज करूँगा, आप लोगों से पूछूंगा क्योंकि टेक्निकल पार्ट है कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंट्री की लोकल करेंसी ही फंक्शनल करेंसी हो सकती है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, वन ऑफ द कंडीशन इज द फॉरेन ऑपरेशन आर रिलेटिवली सेल्फ कंटेन्ड एंड इंटीग्रेटेड विद इन द कंट्री, इंटीग्रेटेड विद इन द कंट्री। और यहां जो इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ कंटेंट। दूसरी थिंग, द डे टू डे ऑपरेशन डू नॉट डिपेंड ऑन द पेरेंट्स इन्वेस्टर एंड द लोकल इकोनॉमी ऑफ द फॉरेन एंटिटी इज नॉट हाईली इन्फ्लेनेटरी विच इज डिफाइंड क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन ऑफ 100% ओवर 3 ईयर। तो इट इज नॉट हाईली इन्फ्लेटरी। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो जो फॉरेन कंट्री की लोकल करेंसी ही है ना उसी को फंक्शनल करेंसी मान लिया जाएगा। फिल हो जाए तो 3 कंडीशन है, सेल्फ कंटेंड है, नॉट डिपेंड ऑन द पेरेंट इन्वेस्टर और नॉट हाईली इन्फ्लेटरी सिचुएशन में है। तो अगर ऐसी 3 सिचुएशंस होती हैं तो जो फॉरेन कंट्री की करेंसी है वही क्या मान ली जाएगी, फंक्शनल करेंसी। तो मुझे बताइए, अमूल वाला जो एग्जांपल है कि अगर अमूल कंपनी को यूएस की कोई कंपनी खरीद ले तो अमूल इंडिया में है, तो इंडिया की जो आईएनआर ही है वही यूएस के लिए क्या हो जाएगी, फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। और मुझे बताइए ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शनल करेंसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब उसके बाद हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन बोल दीजिए। सर अब सपोज पेरेंट कंपनी जैसे हम बोल रहे हैं यूएस कंपनी है, उनका फंक्शनल करेंसी सपोज जीबीपी है और हमने ठीक है इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट वो सब्सिडरी इंडिया है, लोकल करेंसी को फंक्शनल मान लिया है, मतलब ये सारे क्राइटेरिया मीट हो गए वो मान लिया। तो अब हम एंड फिर जीबीपी से फिर यूएसडी करें, तो जब वो आईएनआर दैट इज आईएनआर फंक्शनल हो गया और जीबीपी भी फंक्शनल हो गया, फंक्शनल टू फंक्शनल जब करेंगे तो उसको ना आप गलत ट्रैक पे चले। उन्होंने कभी ये नहीं बोला आपको, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस के जो हैं वो फंक्शनल करेंसी में कभी नहीं बनाने। यूएस कंपनी को उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसकी रिपोर्टिंग करेंसी डॉलर में बनाने। अब इंडिया की तो फंक्शनल करेंसी यूके वो है ही नहीं ना, इंडियन कंट्री की सब्सिडरी की फंक्शनल करेंसी तो रुपया ही है, तो वो क्यों पाउंड में कन्वर्ट करेगा? सीधा फिर उसको क्योंकि जो फॉरेन कंट्री की सब्सिडरी है उसकी फंक्शनल करेंसी कहीं भी यूके नहीं है, पाउंड नहीं है। हमारी कंट्री की ओन करेंसी ही फंक्शनल करेंसी, तो सीधे क्या करेंगे हम उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। अरे यूएस कंपनी दुनिया में 50 जगह बिजनेस कर रही है, तो हम क्या वो वाली कंट्री में करेंसी में थोड़ी कन्वर्ट करेंगे। हमें तो केवल क्या देखना है, आप ध्यान रखिए, मैं एक और इम्पोर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, अगर फॉरेन कंट्री की जो सब्सिडरी है उसकी फंक्शनल करेंसी लोकल करेंसी नहीं है ना,
कोई दूसरी कंट्री की करेंसी है ना, तो उस लोकल करेंसी को पहले फंक्शनल में कन्वर्ट किया था और फिर फंक्शनल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग में। ऐसा ही एग्जांपल मैं देता हूँ एक और, आप मान के चलिए यही अमूल वाले की जगह हम लोग एक और कोई कंट्री, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए जो बीकानेर है, या बीकानेर या हल्दीराम है हमारे दिल्ली में, जो है रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, मान के चलो उसका पूरा काम एक्सपोर्ट का होता, एक्सपोर्ट का। एक यूएस कंपनी ने इंडियन कंपनी में वो खरीद लिया, लेकिन वो जो इंडियन कंपनी ना इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, वो पूरा बिजनेस करती है यूके में, पाउंड में। तो उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाउंड में नहीं बनाए होंगे, उसने तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएनआर में बनाएंगे। तो पहले आईएनआर को पाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, बिकॉज उस इंडियन कंपनी की जो फंक्शनल करेंसी है वो पाउंड है। तो वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट आईएनआर टू पाउंड एंड देन पाउंड टू यूएस डॉलर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ, सर मुझे सॉरी सर, जो नेक्स्ट पार्ट है सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट। नाउ यहां से अब आपका कैलकुलेशन पार्ट शुरू होता है। द फंक्शनल करेंसी of the foreign entity determine the exchange rate to be used in conversing account balance and treatment of gain or loss associated with the translation process। तो अब जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी तो कौन सा रेट लेना चाहिए, और अगर मान के चलिए जब ट्रांसलेशन होता है तो किसी प्रकार का कोई गेन और लॉस अराइज होता है, तो इस गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या करना है, दैट विल बी अंडरस्टैंड इन द कमिंग पैरा। नाउ सो जो कमिंग पैरा है वो आपका क्या बोलता है उसको समझते हैं। अब मैं आपको इसको पॉज करके आपको 2-3 मिनट का मौका दूंगा कि आपको इस बात को बड़े आराम से पढ़िए 2-3 मिनट, क्योंकि ये बात पे मैं आपको बहुत अच्छे से प्रकाश डालने वाला हूँ। ये जो ग्राफ आपको बना है ना, अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा समझ में आ गया। नहीं समझा तो भी मैं आपको ऐसे तरीके से समझा दूंगा कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप बन जाएंगे। लेकिन आपको हो सकता है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप इसको पूरा समझ लें। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को डेप्थ में नहीं भी समझ में आया तो उसको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर मेरे को पूरा समझ में नहीं आया। मैं आपको इस तरीके से जरूर समझा दूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन आपको एक्सट्रीम टच करना है तो ये पैरा, आपको ये जो चार्ट है ना पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। तो 1-2 मिनट का मौका देता हूँ, आप पहले उसको समझिए, फिर मैं एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन विद एग्जाम्पल आपको दूँगा। मीनवाइल में इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहली सिचुएशन को हमने समझना है। सिचुएशन 1 के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। पेरेंट कंपनी के बारे में लिखा है रिपोर्टिंग करेंसी इज इक्वल टू फंक्शनल करेंसी। मतलब कि जो रिपोर्टिंग करेंसी है, जो फंक्शनल करेंसी है ना, वही रिपोर्टिंग करेंसी है यहाँ पर। मतलब अब हम इसको नीचे की थोड़ा थ्योरी पढ़ें पहले। द रिपोर्टिंग करेंसी इज द फंक्शनल करेंसी, द रिपोर्टिंग करेंसी इज द फंक्शनल करेंसी एंड द रीमेजर मेथड मस्ट बी यूज्ड व्हेन। तो हमें रीमेजरमेंट कब यूज करना है। The foreign subsidiary is highly integrated with the parent, and serve as a primarily as a sales outlet for the parent. Day-to-day operation of the subsidiary depend on the reporting currency, and the foreign subsidiary operates highly inflationary economy. मतलब अगर हम यहाँ पर करें कि मान के चलो अमेज़ॉन ने किसी ऐसी कंट्री में अपनी कोई सब्सिडरी बना दी जहाँ की कंट्री की करेंसी भी बहुत वीक है, मतलब वहाँ पर हाईली इन्फ्लेटरी सिचुएशन है, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो एक ऐसी कंट्री में सब्सिडरी बनाई है जो सब्सिडरी है ना अपने आप कोई काम नहीं करती है, अपने कैश फ्लो खुद अपनी देश की कंट्री में माल वगैरह नहीं बेचती है। द फॉरेन सब्सिडरी इज हाईली इंटीग्रेटेड विद द पेरेंट एंड सर्व्स प्राइमरली एज अ सेल्स आउटलेट ऑफ द पेरेंट। मतलब पेरेंट ने क्या करा, अपना एक एक्सटेंशन करके एक बिजनेस स्टार्ट, एक प्रकार से अपनी एक्सटेंशन करके वहां पर क्या डाल दी है, आउटलेट काइंड ऑफ डाल दी है। और डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द सब्सिडरी डिपेंड ऑन द रिपोर्टिंग करेंसी। जो भी कैश फ्लोज होते हैं, जो भी कैश फ्लोज डे टू डे ऑपरेशन में जो भी कैश फ्लोज होते हैं वो कहीं ना कहीं होली डिपेंड करते हैं यूएस कंट्री की करेंसी के ऊपर। तुमने कौन सी कंट्री का नाम लिया था? मैं भूटान करेंसी, भूटान की बात कर लेता हूँ। जैसे भूटान कंट्री है,
वेनेजुएला का सर। वेनेजुएला की करेंसी का रेट बहुत ही ज़्यादा वो है। तो मान के चलो एक ऐसी इकोनॉमिक वीक कंट्री में आपने क्या कर रखा है, एक सब्सिडरी ओपन कर ली है जो कि हाईली डिपेंडेंट अपॉन क्या है, पेरेंट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट। तो वहाँ के लिए जो फंक्शनल करेंसी होगी ना, वहाँ के लिए जो फंक्शनल करेंसी होगी वो कौन सी होगी फंक्शनल करेंसी? यूएस डॉलर। मतलब ऐसी कंट्री में जहाँ पर कि अगर कोई ऑपरेशन डाला गया है, जहाँ पर कोई सब्सिडरी ओपन की गई है और वहाँ पर उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें ऑपरेशंस नहीं होते, बेसिकली जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूएस डॉलर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो वहाँ के लिए जो फंक्शनल करेंसी है ना, वो क्या मानी जाएगी? डॉलर मानी जाएगी। और डॉलर अल्टीमेटली क्या है? रिपोर्टिंग करेंसी है। तो वहाँ के लिए डॉलर ही क्या मान ली जाएगी? रिपोर्टिंग करेंसी मान ली जाएगी। और यहाँ पर आपको केवल क्या करना है? रीमेजरमेंट करना है। मतलब यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन एज सच करने की ज़रूरत नहीं है। कल आशीष आपने जो एग्जांपल पूछा था ना, ये वही एग्जांपल एक तरीके से देखा जाए तो तुमने पूछा था ना सर की रीमेजरमेंट और ट्रांसलेशन क्या लगेगा, तो फिर मैंने बोला था रीमेजरमेंट भी लगेगा लेकिन ट्रांसलेशन भी लगा। फिर बाद में मैंने अपने आप को करेक्ट करके बोला कि जब वो ऑलरेडी फंक्शनल करेंसी डॉलर में आ चुकी है तो फिर आपको ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल करेंसी और रिपोर्टिंग करेंसी डॉलर होंगी। फंक्शनल करेंसी इसका ना एक ना सर जैसे क्रक्स लिखा देना, हम जैसे काफी फॉरेन फंक्शनल रिपोर्टिंग जैसे बोल रहे हैं, जैसे इसका एक क्रक्स हो कि अगर मतलब फॉरेन करेंसी और रिपोर्टिंग मैं आपको इसके एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, इसमें 28 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने अगर इस पूरे वीडियो लेक्चर को और मेरी लाइव लेक्चर को सुन लिया और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा अगर उसमें आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद भी मैं इस पूरे चैप्टर को समअप होने के बाद 4-5 मिनट या 15 मिनट पूरा इस चैप्टर की समरी आपको लिखवा दूंगा, ये कमिटमेंट। ठीक है सर। ताकि रीमेजरमेंट आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए कोई कंट्री में हमने ऐसी कंट्री में सब्सिडरी ओपन कर ली जो यूएस कंट्री के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस नहीं कर पाती है, इट इज जस्ट एक्सटेंशन है, हाईली इंटीग्रेटेड है। मतलब यूएस कंपनी बोलती है कि भाई ऐसा करो तो वैसा करेंगे हम लोग। यूएस कंपनी बोलेगी कि ये माल ऐसे में बेचना, और एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो हम पूरी तरीके से यूएस कंट्री के डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम ऐसी किसी कंट्री में सब्सिडरी ओपन कर लेते हैं तो वहां पर जो फंक्शनल करेंसी होती है वही क्या हो जाती है? आपकी रिपोर्टिंग करेंसी हो जाती है। अगला एग्जांपल। सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे। अगर ये फर्स्ट वाला ही केस है, इसमें फॉरेन करेंसीज में फंक्शनल करेंसी, आई एम डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, आई एम नॉट डिपेंडेंटली मतलब मैं आप कह रहे हो कि इंडिपेंडेंटली है, तो इंडिपेंडेंटली है तो पहली सिचुएशन में आप आ ही नहीं रहे। नहीं है। बट सर अगर मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ और मेरा कोई डे टू डे ऑपरेशन यूएस कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मेरे कंट्री में इन्फ्लेशन हाई है, जैसे वेनेजुएला का केस दिया है, पर मैं अपनी कंट्री में भी ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, तो क्या वो केस किस में पड़ेगा सर? जैसे आपने एग्जांपल ये मान के चलिए मैं यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपनी कंट्री में ही ऑपरेशन करता हूँ, तो मेरे को तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी। फिर मेरे देश की कंट्री होगी ना फंक्शनल करेंसी। तो हाँ जी। तो फिर फंक्शनल करेंसी को हम क्या करेंगे? फिर ट्रांसलेट करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर केवल रीमेजरमेंट लगेगा ही नहीं। बट सर अगर मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन है मतलब तो भी क्या मेरी लोकल करेंसी तो लेकिन अगर हमने पढ़ा है कि लोकल करेंसी ही आपकी फंक्शनल करेंसी मान ली जाती है अगर आप हाईली इन्फ्लेनेटरी कंडीशन में काम नहीं करते हैं तब। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि मैं हाईली इन्फ्लेनेटरी कंट्री में हूं तो फिर लोकल करेंसी कभी भी आपकी फंक्शनल करेंसी नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं करना चाहेगा कि आप कैश फ्लो वहां पे जनरेट करना चाहेंगे जहां की कंट्री बहुत हाइपर इन्फ्लेनेशनरी वाली कंडीशन में है। ठीक है सर। आप वहां की करेंसी में माल पैसा लेना क्यों चाहेंगे? आप सोचो ना, आप इंडियन कंपनी अगर किसी दूसरे देश में जाके बिजनेस करते हो और मालूम है कि वहां की कंट्री का तो भरोसा ही नहीं है कब ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर वो वहां पर अपने कैश फ्लो को अपनी इंडियन करेंसी में जनरेट कराने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन आने नहीं देंगे प्रैक्टिकल लाइफ में।
दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है सर। देखिए यहाँ पे लिखा ट्रांसलेशन अकेले, यहाँ पे रीमेजरमेंट नहीं लगा है। नीचे का एग्जांपल अगर हम पढ़ें, द फॉरेन करेंसी इज द फंक्शनल करेंसी एंड द ट्रांसलेशन मेथड मस्ट बी यूज्ड। द फॉरेन सब्सिडरी रिलेटिवली सेल्फ कंटेन्ड and independent and operate primarily in the local market. Day to day operation of the subsidiary do not depend on the reporting currency. मेरा एग्जांपल आ गया ना वो अमूल मिल्क, अमूल मिल्क यही तो एग्जांपल है। तो इंडिया में अगर आप कोई यूएस कंपनी ने अमूल कंपनी को खरीद लिया तो अमूल कंपनी तो हाईली डिपेंडेंट ऑन हिमसेल्फ ही है। वो उसके कैश फ्लो, फॉरेन कंट्री के कैश फ्लो, तो इंडियन करेंसी ही सीधे क्या हो जाएगी, आपकी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी। फिर यहाँ पे रीमेजरमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पर सीधे क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसलेशन कर देंगे, सीधे ट्रांसलेट हो जाएगा। फॉरेन करेंसी सीधे किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, जो इंडियन करेंसी को है सीधे यूएस डॉलर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा केस, पेरेंट कंपनी रिपोर्टिंग करेंसी। अब यहाँ पर दोनों चीजें आ रही हो, ये दोनों चीजों का एग्जाम्पल मैंने कल ही दे दिया था जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया हो तो। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, when the functional currency of the subsidiary differed from both subsidiaries local currency and reporting currency, the subsidiary financial statement must first be remeasured from local currency to the functional currency and then must be translated from the functional currency to the reporting currency। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लोकल करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस फंक्शनल करेंसी को फिर रिपोर्टिंग करेंसी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये वाली सिचुएशन तभी आएगी, मतलब सर आप नट शेल में कह दो, रीमेजरमेंट एंड ट्रांसलेशन तभी आता है जब मोर देन 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है। और या तो ट्रांसलेशन या तो रीमेजरमेंट कब इन्वॉल्व होता है, जब 2 ही कंट्री होती है। और सर रीमेजरमेंट तब होता है जब जो फंक्शनल करेंसी है और रिपोर्टिंग करेंसी सेम है। और सर ट्रांसलेशन तब होता है जब फंक्शनल करेंसी और रिपोर्टिंग करेंसी डिफरेंट है। बट फंक्शनल करेंसी जो है ना, वो उस कंट्री की लोकल करेंसी ही है, उस कंट्री की लोकल करेंसी। फंक्शनल करेंसी उस कंट्री की लोकल करेंसी है जहां पर वो काम कर रही है। ये बातें बड़ी सिंपल है, लेकिन वो लैंग्वेज इतनी टफ लिखी कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको एक एक्सेल रिपोर्टिंग करेंसी है ना, अमेरिका है, हम अमेरिका में है, तो डॉलर मेरे लिए हमारे यूएससीएपी में 99% केसेस में, देखो मैं आपको ना थोड़ी सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, डॉलर हमेशा रिपोर्टिंग करेंसी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि हम यूएससीपीए का करिकुलम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो बात मैं एक तरीके से गलत बोल रहा हूँ, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा ऐसा बोलने के लिए कि यूएस डॉलर रिपोर्टिंग करेंसी, क्योंकि फिर मैं ना एक कंट्री ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इंटायर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करनी है। लेकिन आपको समझ में शायद ऐसे आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो डॉलर इज ए रिपोर्टिंग करेंसी। तो आपकी डॉलर क्या हो गई, रिपोर्टिंग करेंसी हो गई। अब आपके पास 2 सिचुएशन है। अब मैं यहां पर एक इंडिया बना ले रहा हूं, या इंडिया छोड़ो कोई दूसरा कंट्री बना लेते हैं। अब इंडिया के लिए तो फिर ये मैंने एक और चार्ट बना दिया, यहाँ पे डब्बा बना दिया। मैं यहां पे लिख ले रहा हूं यूके, ठीक है, ये मैंने यूके लिख दिया। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं ताकि यूके मैंने बना दिया यहाँ पे। अब यूके में मान के चलो क्या है, एक सब्सिडरी है। यूके में आपकी एक सब्सिडरी है। तो पहली सिचुएशन, अभी यहाँ पे मैंने एक ही कंट्री लिखी है यूके, अमेरिका, और यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड, और ये सब्सिडरी है अमेरिका की, है ना। तो अमेरिका की सब्सिडरी है यूके में और ये पाउंड है। तो इस पाउंड को आप यूके के लिए क्या बोलोगे, सबसे पहले क्या बोलोगे, इस पाउंड को क्या बोलोगे, यूके के लिए क्या बोलोगे, फॉरेन करेंसी। भैया यूके के लिए तो ये लोकल करेंसी है, इट इज लोकल करेंसी
फॉर यूके। ये गलत बात तो नहीं लिखी मैंने, कहा गलत लिख दूं तो मेरे को बता देना। इट इज लोकल करेंसी फॉर यूके बट इट इज व्हाट फॉरेन करेंसी फॉर अमेरिका। फॉरेन करेंसी फॉर अमेरिका। अब ये समझ में आ गया। अब अगर मान के चलो यूके कंपनी हाईली इंडिपेंडेंट है, यूके सब्सिडरी हाईली इंडिपेंडेंट है, तो इसमें भी 2 चार्ट बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं। वैसे जनरली मैं ऐसा स्लो लर्नर एक मेरी बैच है उसमें ही समझाता हूं उसमें, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये हाईली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये हाईली इंडिपेंडेंट है अपनी करेंसी में ही, तो बताइए हाईली इंडिपेंडेंट है तो इसकी जो कौन सी करेंसी फंक्शनल करेंसी मान ली जाएगी, मुझे बता दो। हाईली इंडिपेंडेंट है, वेरी गुड। तो पाउंड ही होगी सर। पाउंड विल बी फंक्शनल करेंसी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? और अगर सर ये हाईली डिपेंडेंट होती, यहां से एक और एरो निकालना पड़ेगा मुझे, ये क्या होती, डिपेंडेंट होती, तो मुझे बताइए डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गया? यूएस के ऊपर ही हो गया ना, यूएस के ऊपर। तो मुझे बताइए यहां के लिए फंक्शनल करेंसी क्या हो जाएगी फिर? डॉलर। समझ में आ गया ये बात? अब एक और बात करते हैं। अब यूके जो कंपनी है ना, यूके कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बिजनेस कहीं और करती है, वो सब्सिडरी है वो यूके और कहीं ना कहीं दुबई का। अब दुबई का दिरहम चलता है ना, क्यों दिरहम ही चलता है ना वहाँ पे? जी सर दिरहम चलता है ना। तो हम यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, सॉरी थोड़ा कलाकारी करनी पड़ेगी बस इसमें। तो दुबई, अब आपको लगेगा सर ये दुबई जो आ गया, तो दुबई, अब मुझे बताओ दुबई की जो करेंसी है वो यूएस के लिए कौन सी करेंसी हो गई? सर फॉरेन करेंसी होगी, है ना, फॉरेन करेंसी हो गई ना वो भी, उसके लिए भी, दुबई के लिए भी, दुबई की जो है। तो चलिए दुबई हमने बना लिया, ये दिरहम। अब मान के चलिए यूके जो है ना अपना बिजनेस पूरा कहाँ करती है? दुबई के थ्रू करती है, दुबई से बिजनेस करती है, दुबई से क्या करती है? बिजनेस करती है। लेकिन उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस कंट्री की करेंसी में बनाए होंगे, मुझे बताइए? दुबई में हम बिजनेस करते हैं, यूके कंपनी जो है ना वो जो सारा बिजनेस का, यूके कंपनी जो सारा बिजनेस है वो दुबई के थ्रू करती है, दुबई के थ्रू माल पूरा दुबई में जाता है। अमेरिकन कंपनी ने यूके में कंट्री खोल दी, अमेरिका सीधे दुबई में सप्लाई नहीं करता है, वो यूके में प्रोडक्शन कराता है। कुछ रीज़न हो सकता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, वहाँ की लेबर अच्छी हो सकती है, लेकिन पूरा माल वो सीधे यूके से कहाँ ट्रांसफ़र करा देता है? दुबई में करा देता है। तो मतलब, और जो माल खरीदता भी है और बेचता भी पूरा दुबई में, लेकिन कंपनी किसकी है? बस अमेरिकन कंपनी की, यूके सब्सिडरी, जिसका पूरा ट्रांजैक्शन दुबई में होता है। तो अब इस केस में 2 चीज़ें आएंगी। इस ये जो एरो जा रहा है ना, इसमें 2 सिचुएशन क्या आएंगी पता है आपको? क्या आएगा? स्टेटमेंट मेंटेन इन दुबई और स्टेटमेंट मेंटेन इन यूके। तो रीमेजरमेंट भी आएगा और दूसरा क्या आएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन।
ये वाली सिचुएशन में आएगा। और यहाँ से अगर हाईली डिपेंडेंट है ना, हाईली डिपेंडेंट है तो केवल क्या आएगा बताइए आप मुझे। हाईली डिपेंडेंट है तो रीमेजरमेंट आएगा कि ट्रांसलेशन आएगा? ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन सर रीमेजरमेंट में ट्रांसलेशन आएगा। मैं बस इसलिए आप लोगों को यहाँ पे लेकर आना चाह रहा हूँ। हाईली डिपेंडेंट है, रीमेजरमेंट आएगा, ट्रांसलेशन नहीं आएगा। सर आपने हाईली डिपेंडेंट के अंदर अच्छा, हाँ। बोला, इसलिए हमने बोला ये हाईली डिपेंडेंट है, सॉरी, हाँ मैंने इधर इंडिपेंडेंट। हाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे ट्रांसलेशन आएगा। और Independent यहाँ पर क्या आएगा? केवल रीमेजरमेंट। बस अब इससे बेटर तो भैया चार्ट बना के आपको मैंने समझा दिया है। अब आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो पाउंड को सीधे किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हैं? यूएस डॉलर। पाउंड कन्वर्ट इनटू यूएस डॉलर। ठीक है। और रीमेजरमेंट में क्या होगा? रीमेजरमेंट में तो यहाँ तो देखा, ये तो इंडिपेंडेंट थी, तो यहाँ पर डॉलर यहाँ तो कुछ नहीं होगा सीधे, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताइए यहाँ पे, हैं? अरे कन्वर्जन करने की जरूरत होगी क्या यहाँ पे? पूछो क्यों? सर होना तो चाहिए। अरे अगर आपकी फंक्शनल करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी है तो फिर कहाँ से कन्वर्जन करोगे? अच्छा, वो स्टार्टिंग में ही मतलब हम लोग जब एफएस बना रहे होंगे तो हम डॉलर्स में हाँ बनाएंगे। जी, अब समझ गया। और यहाँ पर क्या होगा? dirham टू पाउंड और पाउंड टू डॉलर। दिस इज द नटशेल प्रोविजन ऑफ। ये चार्ट मैंने बना दिया, अब आप लोग बोलोगे सर हमको भेज देना, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, हैं? क्या क्या किया ये, हैं? रिकॉर्डिंग है ना, उससे कंपेयर कर लेंगे सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उसमें। तो ये वो पूरा नटशेल था जो मैंने आपको सिंपलीफाई लैंग्वेज में बोल दिया है। अब इन मेथड के नाम शुरू होते हैं। अब हमने सर रीमेजरमेंट को बोलते हैं टेम्पोरल मेथड। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल मेथड। यहाँ से और आपको ध्यान रखना है, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन सब्सिडरी आर नॉट इन द सब्सिडरीज फंक्शनल करेंसी, if the financial statement of the foreign subsidiaries are not in the subsidiaries functional currency, the financial statement are remeasured to functional currency starting with the balance sheet। मतलब कि अगर ये सिचुएशन कब होगी? जब दो कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होगी कि तीन कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होगी? वो दोनों केस में। If the financial statement of the foreign subsidiary are not in the subsidiaries functional currency, तो यहां पर तभी आएगा ना जब तीन कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपकी फंक्शनल करेंसी में है ही नहीं। तो तब आपको क्या करना है? तो रीमेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? बैलेंस शीट से कन्वर्जन स्टार्ट करना पड़ेगा। और बैलेंस शीट में आपको दो आइटम्स ढूंढनी पड़ेंगी, मॉनेटरी आइटम वर्सेस नॉन मॉनेटरी आइटम। और मॉनेटरी आइटम जो लेना देना, और उसके अलावा जो है नॉन मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी आइटम को जो कन्वर्ट करेंगे वो बैलेंस शीट डेट के पर जो रेट अवेलेबल होगा उस रेट पर कन्वर्ट करेंगे। बैलेंस शीट डेट पर रेट अवेलेबल मतलब लाइक हो सकता है कि आपको $1 इजिकल टू इंडियन रुपीज़ दिए हों या $1 इजिकल टू जापानीज करेंसी गिवन हो। तो जो भी रेट करंट ईयर में अवेलेबल होगा बैलेंस शीट डेट पर, उस रेट को आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी आइटम के लिए करंट रेट और नॉन मॉनेटरी आइटम के लिए आप क्या करेंगे? हिस्टोरिकल रेट को लेंगे। और इनकम स्टेटमेंट के लिए कुछ थोड़ी सी डिफरेंस। नॉन बैलेंस शीट आइटम रिलेटेड, नॉन बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम मतलब इनकम स्टेटमेंट में आने वाली हर वो आइटम जिसका बैलेंस शीट से कोई रिलेशन नहीं है, उसको वेटेड एवरेज रेट से कन्वर्ट कर देंगे। और अगर उसका बैलेंस शीट में रिलेटेड किसी आइटम से संबंध है
तो उसको हिस्टोरिकल रेट से कन्वर्ट कर देंगे। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि हमको पहले इनकम स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा हर आइटम को कि क्या ये इनकम स्टेटमेंट के अलावा बैलेंस शीट में भी आती है क्या? अगर ये बैलेंस शीट में भी आती है तो फिर हम उसके लिए एवरेज रेट नहीं लेंगे, हम उसके लिए हिस्टोरिकल रेट ले लेंगे। तो अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए ना 11th-12th का, बीकॉम का, कि कौन सी आइटम ऐसी इनकम स्टेटमेंट में है जो बैलेंस शीट में भी जाती है। तो सर इनकम स्टेटमेंट की बैलेंस शीट वाली आइटम के नाम तो बताइए आप। तो सबसे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट से चलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है पर ओपनिंग स्टॉक, वो बैलेंस शीट में नहीं आता है सर। परचेज बैलेंस शीट में नहीं आती है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट वाले। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में एक अकाउंट आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, COGS एंड इन्वेंट्री। तो COGS और इन्वेंट्री को क्या करेंगे हिस्टोरिकल में। डेप्रीशिएशन के लिए हिस्टोरिकल, और अमोर्टाइजेशन जितनी भी कॉस्ट होगी, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड एंड इंटेंजिबल, वो सबको जो कन्वर्ट किया जाएगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया जाएगा। सो दो कंसेप्ट सर, जहाँ रीमेजरमेंट आएगा ना उसको बोलते हैं टेम्पोरल मेथड, और टेम्पोरल मेथड में हमको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स होंगी उसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम में डिफरेंशिएट करेंगे, और मॉनेटरी आइटम को हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर। मैं यहाँ पर करंट रेट की जगह क्लोजिंग रेट बोल दूँ 31 दिसंबर वाला, तो गलत बात तो नहीं होगी, सेम बात है। मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट पर, नॉन मॉनेटरी आइटम हिस्टोरिकल रेट पर कन्वर्ट होगी। सर इनकम स्टेटमेंट में जितनी भी आइटम्स हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, अगर वो बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करते हैं तो उसके लिए हिस्टोरिकल, बाकी सबके लिए एवरेज रेट। सर अब मजा आएगा आगे, असली मजा अब आपको आगे आएगा। हाँ जी सर एक क्वेश्चन सर, हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं रीमेजरमेंट गेन और लॉस। तो सर जब हम रीमेजरमेंट गेन और लॉस करेंगे, मतलब जब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करेंगे ना, तब भी कुछ कन्वर्जन गेन और लॉस आएगा। पहले इनकम टैक्स में, मतलब इनकम स्टेटमेंट में कोई प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा, तो वो बोलना चाह रहे हैं प्लग करेंसी गेन और लॉस टू गेट नेट इनकम टू रिक्वायर्ड अमाउंट नीड टू एडजस्ट रिटेन अर्निंग इन ऑर्डर टू मेक बैलेंस शीट बैलेंस। कोई बच्चा मुझे अगर ये बात बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ ये लाइन को पढ़कर। फिर इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप मैं एक बार ट्राई करूं अगर आपकी परमिशन है। बात फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो करेंसी कन्वर्जन के कारण जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे रिटेन अर्निंग में टू बैलेंस शीट को बनाने के लिए। ये बात अभी आपको नीचे जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अभी आप ये ध्यान रखिए, केवल और केवल आज का लेक्चर भले 10:30 बज जाए, आज मैं पूरा कंप्लीट करके मानूंगा, क्योंकि नहीं तो प्लॉट लूज हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि पहले हम लोग करेंगे बैलेंस शीट में कन्वर्जन, फिर करेंगे नेट इनकम में कन्वर्जन, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर देंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जस्ट नीचे समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, 1-1.5 मिनट बाद ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ी देर के लिए यूएस गैप और आईएफआरएस का डिफरेंस छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ स्किप कर रहा हूँ फॉर वाइल, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी ट्रांसलेशन मेथड पे भी बन जाए। अभी हमने रीमेजरमेंट पढ़ा था, अब हम ट्रांसलेशन पर आ रहे हैं, और ट्रांसलेशन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है करंट रेट मेथड, और रीमेजर के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, क्या किया, टेम्पोरल। तो अब आगे हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन मेथड। और ट्रांसलेशन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन सब्सिडरी आर इन सब्सिडरीज फंक्शनल करेंसी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रांसलेटेड टू रिपोर्टिंग करेंसी स्टार्टिंग विद द इनकम स्टेटमेंट। मतलब सर दो बातें क्लियर हो गई कि अगर मान के चलिए फॉरेन कंट्री की जो सब्सिडरी की जो करेंसी है
उस देश की करेंसी ही फंक्शनल करेंसी है, तो हम हमेशा इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमेशा 2 कंट्री ही इन्वॉल्व हो सकती है, तीसरी कंट्री के चांसेस बहुत कम है। और जब तीसरी कंट्री हो तो टेम्पोरल मेथड आपको क्या करना पड़ेगा, जब 3 करेंसी गिवन होगी तो टेम्पोरल मेथड यूज करना पड़ेगा, और जब सब 2 मेथड गिवन होगी तो जनरली करंट रेट मेथड ही आपको यूज करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिए, जब इनकम स्टेटमेंट की आइटम को कन्वर्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि वेटेड एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे। और यहां पर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का कोई पंगा नहीं है सर, यहां पर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का कोई डिफरेंशिएट नहीं है। और जो भी गेन आएगा, मतलब कि सर जो भी इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट होगा ना, ट्रांसफर नेट इनकम टू रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में सीधे नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद शुरू होंगे सर हम बैलेंस शीट को, उधर हम पहले बैलेंस शीट में शुरू होते थे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में आते थे। यहाँ हम शुरू होंगे इनकम बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में शुरू होने के बाद हम एक चीज देखेंगे, सर एसेट को हमेशा क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे, लायबिलिटीज को भी करंट और क्लोजिंग, करंट मतलब क्लोजिंग रेट, बैलेंस शीट रेट पर कन्वर्ट करेंगे। कॉमन स्टॉक और एपीआईसी एडिशनल पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगी। रिटेन अर्निंग्स क्या होगी, रोल फॉरवर्ड होगी, रोल फॉरवर्ड। सर ये रोल फॉरवर्ड क्या होगा, रोल फॉरवर्ड मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिटेन अर्निंग को जो आपने यहां कैलकुलेट किया है ना, उसमें इनका जो इनको ट्रांसलेशन करने के बाद जो गेन और लॉस आएगा उस रिटेन अर्निंग में जोड़ दिया जाएगा। इस आइटम को प्लस माइनस को कन्वर्ट करने के बाद जो भी गेन और लॉस आएगा ना, उसमें इस रिटेन अर्निंग को जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और एक और बात, यहां पर जो ट्रांसलेशन गेन आएगा दैट विल नॉट बी ट्रांसफर इनटू नेट अर्निंग, दैट विल बी ट्रांसफर इनटू ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल इनकम और एक अदर इनकम। तो यहां पर जो भी गेन और लॉस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर इनटू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सर कुछ तो समझ में आया है, अब आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बेकर ने अगर ये एग्जाम्पल नहीं दिया होता ना, तो फिर मुझे बनाना पड़ता एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। हाँ जी, तो सर ये ओसीआई का कांसेप्ट पिछले वाले मेथड में क्यों नहीं आया, रीमेजरमेंट में? उसको समझाएंगे, अभी उसको भी समझाएंगे। लेकिन अभी हमें यह ध्यान रखना है कि अभी जो कहा था मैं, ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन एंड रीमेजरमेंट दोनों, ये जो क्वेश्चन है आपको दोनों मेथड से समझाया गया है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन नीचे तक जा रहा है पूरा। ये उसका पूरा सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आपको मेरी पूरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और ये सॉल्यूशन आपको देखो चुटकियों में समझ में आएगा, चुटकियों। और अब आपको यूएससीपीए का लेवल भी समझ में आ गया होगा, सर मजा आ रहा है पढ़ने में। अब मीनवाइल आप क्या करें, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक बार देखें, समझें, फिर मैं आपको इसका सार समझाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्रिस्टी कॉर्पोरेशन, ए फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द डॉलर कॉर्पोरेशन, इट्स अ यूएस कंपनी है, एक डॉलर कॉर्पोरेशन, उनकी सब्सिडरी है क्रिस्टी कॉर्पोरेशन, इट्स अ फॉरेन सब्सिडरी, आर शोन बिलो एट द एंड for the year ended 31st December. Year 2. 2 example follow where the statement are first translated using the local currency unit LCU as a functional currency. तो पहले हमको रीमेजरमेंट करना है और दूसरे में ट्रांसलेशन करना है। आपको नीचे आइटम्स दे रखी, द पेरेंट कंपनी ऑर्गेनाइज द सब्सिडरी ऑन द 31st December year 1. The exchange rate for the LCU local currency were as follows. आपको रेट गिवन है डॉलर के सामने, आप देखिए रेट को पढ़ना सीखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना भी एक आर्ट है। December 31st year 1 to March 31st year 2, मतलब
1 जनवरी से लेकर 31 मार्च दूसरे साल के लिए जो रेट है वो 0.018 है। अप्रैल से लेकर जून तक के लिए रेट हो गई 0.13। जुलाई 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 0.1 और फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर ये 2.1 और एक एवरेज रेट गिवन है। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्लोजिंग रेट कौन सी है, हिस्टोरिकल रेट कौन सी और वेटेड एवरेज रेट कौन सी। पहला काम तो यही है पहचानना इस क्वेश्चन में। विच वन इज हिस्टोरिकल रेट? हिस्टोरिकल 0.18 हाँ जी 0.18। मेरी आवाज 0.18 आवाज ऑडिबल है? यस सर। तो 0.18 इज हिस्टोरिकल रेट क्योंकि वो पीछे साल दे रखी 31 दिसंबर की हिस्टोरिकल लास्ट ईयर की रेट। सर 0.10 ईयर 2 पे दिसंबर में भी वही रेट है सर, सेकंड ईयर में दिसंबर में देखो तो इट्स करंट रेट और एवरेज रेट। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में हमको 0.12 0.1018 की तो कहीं बीच की रेट दे रखी है। दैट इज नॉट दैट मच रिलेवेंट। Inventory was acquired evenly throughout the year and sales were made evenly throughout the year. Fixed assets were acquired on the 31st December. अब क्वेश्चन में सर आइटम्स तो दे नहीं रखी, नीचे दे रखी है। सो जी क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन के नीचे आपको कुछ आइटम्स गिवन है। एक्चुअली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बना हुआ है, ये क्वेश्चन ही है, सोल्यूशन मत समझो इसको आप, क्वेश्चन कम सोल्यूशन समझिए। अब आपके पास ये आइटम्स दिए, ये हैं सेल्स, ये इनकम स्टेटमेंट गिवन है और ये आपके सामने नीचे जो है बैलेंस शीट भी बनी है। तो हम पहले समझते हैं ट्रांसलेशन मेथड को समझते हैं। ट्रांसलेशन और रीमेजरमेंट, तो मुझे बताइए, मैं वापस से बोल रहा हूँ आपको ट्रांसलेशन मेथड की वापस से ऊपर 1 सेकंड के लिए ले जा रहा हूँ ताकि आप लोग कनेक्टेड बैठ पाएं कि ट्रांसलेशन मेथड में कन्वर्जन किस रेट से करते हैं। तो अभी पूरा फोकस आपका होना चाहिए करंट रेट मेथड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में जितनी भी इनकम स्टेटमेंट की आइटम है ना उसको वेटेड एवरेज रेट से कन्वर्ट किया जाएगा। अभी हम केवल ट्रांसलेशन मेथड पे फोकस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट की आइटम के सामने तो वेटेड एवरेज रेट क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो वेटेड एवरेज रेट गिवन है वो 0.127 था आई गेस, है ना, 0.1275। तो जितनी भी इनकम स्टेटमेंट की आइटम है उसको हमने किस में कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो ट्रांसलेशन मेथड में जो लोकल करेंसी है $5,25,000, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। लोकल करेंसी थी, इसको अपने 5,25,000 से मल्टीप्लाई करके डॉलर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सारा रेट एवरेज लिया है। देखिए इनकम स्टेटमेंट की सारी आइटम एवरेज थी। यहाँ पर लोकल करेंसी में जो प्रॉफिट आ रहा था, अब कई बच्चे की कन्फ्यूजन, सर ये भी तो डॉलर लिखा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि US डॉलर हो, ये कैनेडियन डॉलर हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है। डॉलर ये है, असली डॉलर ये है, ये कैनेडियन डॉलर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है LCU, तो ये कैनेडियन डॉलर भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी हो सकता है। सो 42,000 लोकल करेंसी में प्रॉफिट आ रहा था। अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या किया, इस सेल्स में से इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने डॉलर में प्रॉफिट निकाल लिया। तो सबसे पहला काम तो हमें इनकम स्टेटमेंट की सारी आइटम को कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा डॉलर में प्रॉफिट आया विच इज़ $535, हमने इनकम स्टेटमेंट की सारी आइटम को एवरेज रेट के ऊपर कन्वर्ट किया है ट्रांसलेशन मेथड में। उसके बाद हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी जो है, एसेट्स, लायबिलिटी और कॉमन अर्निंग के लिए हिस्टोरिकल रेट ली जाएगी और रिटेन अर्निंग को रोल फॉरवर्ड करेंगे। वो अभी आपको समझ में आएगा। देखो अब रोल फॉरवर्ड क्या चीज़ होती है, अब आपको समझ में आएगी एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी जितनी भी है ना उसके लिए करंट ईयर रेट बताइए। करंट ईयर रेट क्या था मेरे क्वेश्चन में, 0.10 था ना, और हिस्टोरिकल रेट 0.18। तो बैलेंस शीट की आइटम जाते हैं, नीचे बनेगा बैलेंस शीट। अभी यहाँ देखना, ये तो आपकी रिटेन अर्निंग है। तो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग आती है, आपको सबको पता है ना, बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग आती है ना। यस सर। अब यहाँ हम देखें तो ये बैलेंस शीट की आइटम है, सबके लिए हमने क्या ले लिया, करंट रेट 0.10। सर अभी ये कॉमन स्टॉक बचा है, उसके लिए क्या लेना है,
हिस्टोरिकल रेट ले लिया, हिस्टोरिकल, और जो पाउंड में हमने कन्वर्ट करके लेकर आए थे इसको इधर डाल दिया। ये जो था ना रिटेन अर्निंग इधर ही आएगी ना, सीधे रिटेन अर्निंग में जुड़ती है ना, लाइबिलिटी साइड आ गई रिटेन अर्निंग। अब जब इनका और इनका टोटल लगाया तो डिफरेंस कितने का आ गया? आप जरा इतने सर इसने हाँ जी जी सर चलिए बाद में इनको इनका टोटल लगाओ जरा, इनका टोटल लगाना, इनका टोटल, इन सब का टोटल लगाओ जरा कैलकुलेटर पर, जल्दी लगाओ एक जन कोई। So liabilities का टोटल आ रहा है 57,950 और इधर जरा 40,800 से माइनस कर दो, तो उतना ही बैलेंस आ रहा है 17,100। ये 17,154 को हमने पढ़ा था ना, जो बैलेंस शीट में डिफरेंस एडजस्टमेंट आएगा उसको कहाँ डालेंगे हम लोग? OCI में, और बैलेंस शीट टैली कर दी। मतलब सर पहले इनकम को कन्वर्ट करेंगे और इनकम को कन्वर्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट को रोल ओवर करेंगे कहाँ पर? बैलेंस शीट में, और फिर बैलेंस शीट में प्रॉफिट और बाकी सारी आइटम को जोड़ने के बाद जो बैलेंस शीट में एसेट्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका जो डिफरेंस, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मुझे बताइए ट्रांसलेशन मेथड को किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आई हो तो मुझे हमने सर सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की सारी आइटम को एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर लिया। एवरेज रेट पे कन्वर्ट करने के बाद जो डॉलर का प्रॉफिट आया उस डॉलर के प्रॉफिट को बैलेंस शीट में लेकर चले गए। ये बैलेंस शीट में आप लेकर आए और बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स थी उसको करंट रेट पे कन्वर्ट किया, केवल हिस्टोरिकल रेट पर कॉमन स्टॉक को कन्वर्ट किया। और जब बैलेंस शीट का टोटल लगाया तो जो जहां भी डिफरेंस आएगा, यहां पर डिफरेंस लायबिलिटी साइड आया है, एसेट साइड आया है, तो दैट्स वाई ये माइनस में फिगर आ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल 40,500 है, 40,800 है, और लायबिलिटी का टोटल जो आपने बताया 54 समथिंग जो भी बताया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बैलेंस शीट टैली करने के लिए जो डिफरेंस निकला, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस। ये आपका क्या है? एक प्रकार का एक्सचेंज डिफरेंस है। इस एक्सचेंज डिफरेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मेथड। तो रीमेजरमेंट मेथड के लिए हम ऊपर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड रीमेजरमेंट मेथड। आपको मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम को मॉनेटरी आइटम को आपको किस में कन्वर्ट करना है? फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट करना है। नॉन मॉनेटरी आइटम को किस में करना है? हिस्टोरिकल रेट पे कन्वर्ट करना, ध्यान रखना। लेकिन इनकम स्टेटमेंट की हर आइटम को वेटेड पे, लेकिन जो इन्वेंट्री और ये है वो किस पे होंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कन्वर्ट होंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो देख लो, मॉनेटरी करंट रेट पे, नॉन मॉनेटरी हिस्टोरिकल पे, बैलेंस इनकम स्टेटमेंट की हर आइटम वेटेड पर, लेकिन जो P&L से रिलेटेड है उसके लिए क्या लेना है? हिस्टोरिकल लेना है। और जो प्लग आएगा उसको हम लोग यहाँ पर OCI में नहीं डाल रहे हैं, उसको कहाँ डाल रहे हैं हम लोग? रिटेन अर्निंग में, नेट प्रॉफिट। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते। तो आपको एवरेज रेट पता है, सबको याद है ना? 0.1275 हमारी एवरेज रेट है सर। हिस्टोरिकल रेट 0.18 है और ये हमारी क्या है? क्लोजिंग रेट है। तो सर सबसे पहले तो हम मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम का देखेंगे डिफरेंस। अब हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हमने क्या बोला है? पहले बैलेंस शीट करना है इस मेथड पे। हाँ बैलेंस शीट करना है, पहले बैलेंस शीट कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट जब हम करेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको पहचानना होगा ना कि सर कैश कौन सी आइटम है, मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम? मॉनेटरी आइटम, और मॉनेटरी के लिए करंट रेट 0.10 जो कल डिस्कशन हुआ था। अकाउंट रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम। सर इन्वेंट्री हिस्टोरिकल वेटेड। अब इन्वेंट्री के लिए एक पॉइंट था यहाँ पर, देखिए इन्वेंट्री के लिए एक नॉन आइटम का पॉइंट था। यहाँ कायदे से इसको किस पे लेना चाहिए था, लेकिन इन्वेंट्री के लिए क्वेश्चन ने एक बात बोली है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इस कारण उसको लिया। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, इन्वेंट्री वॉज एक्वायर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड सेल्स वर मेड इवनली थ्रू। तो जब कभी भी आप इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर करें तो आप एक डेट का रेट नहीं ले सकते। दैट्स वाई वी हैव टू टेक एवरेज रेट, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल रेट नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने इटसेल्फ बोल दिया कि इन्वेंट्री वाज एक्वायर्ड इवनली थ्रू आउट। तो यहाँ पर फिर आपके लिए एवरेज रेट क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दैट्स वाई इन्वेंट्री के लिए हम कौन सी रेट लेंगे?
एवरेज रेट। उसके बाद आपकी जो ये रेट आपकी कौन सी हिस्टोरिकल रेट है, तो फिक्स्ड एसेट इज ए नॉन मॉनेटरी आइटम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ए नॉन मॉनेटरी आइटम, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया 0.18 रेट ले लिया। और सर अकाउंट पेबल लॉन्ग टर्म डेट प्री डिटरमाइंड पेमेंट करने पड़ते हैं हमें, तो यहाँ हमने क्या करा इसका डिफरेंस ले लिया, तो ये आपने ले लिया। और जब आप डिफरेंस निकालने जाओगे तो यहाँ आपको अभी एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी ना, अब आपका जो प्लग इन आ रहा है, प्लग इन यहाँ पर कितना आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे आपका 5314 था, यहाँ पर आपका सीधे डिफरेंस कितना आ गया 11,053 रुपये। ये सीधे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपका रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। सर ये हमारा एसेट माइनस लायबिलिटीज का बैलेंस था, वही है ना ये 1105। और यहाँ पर आपका जो प्लग आया था वो कितना आया था 68154, और ये आपका वो डिफरेंस है, तो ये इसमें आया, ये यहाँ से आया है, मतलब ये 6854 क्या इसमें इंक्लूड होगा ऑलरेडी कि नहीं बताइए, उसमें इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि आपने एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस ले लिया, तो बाकी क्या बचा रिटेन अर्निंग एंड डिफरेंस, देखा जाए तो दिस इज द। सर ये पूरा समझ नहीं आ रहा। हाँ जी सर ये पूरा समझ नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को भी नहीं है। एक सेकेंड सर ये इसी बात को उन्होंने पूरी स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि ट्रांसलेशन में आप इनकम स्टेटमेंट उसमें करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो OCI में आएगा, और जो रीमेजरमेंट का जो डिफरेंस आएगा वो नेट इनकम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर जरूर दूंगा एंड में OCI और नेट इनकम में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले छोटा सा पोर्शन है बचा हुआ, खत्म होने वाला है, ये आपका अच्छे दिन आने वाले हैं, ये खत्म होने वाला है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। अब ये पोर्शन बहुत केक वॉक है, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल फॉरेन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग कहीं भी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसफर करने की रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल फॉरेन ट्रांजैक्शन। इंडिविजुअल फॉरेन ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपने कोई सेल करी है या कोई बाय करा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सिंपल, अगर हम यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, और CA वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 CA इंटरमीडिएटरी में, और CA फाइनल में भी पढ़ा होगा। जो CA वाले स्टूडेंट हैं जो 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा सब वही, अब वो कॉपी शुरू होगी, लेकिन मैं आप लोगों को तो बिल्कुल जो नॉन CA वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, लेकिन CA वाले स्टूडेंट को बता दूं कि जैसे आप फॉरेन करेंसी डेटर्स और फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स की अकाउंटिंग करते हैं वो बिल्कुल ये वही है। तो इंडिविजुअल फॉरेन ट्रांजेक्शन्स की रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन गेन एंड लॉस ऑकर व्हेन द कंपनी बायज फ्रॉम और सेल टू ए फॉरेन कंपनी विथ whom इट हैज नो ओनरशिप इंटरेस्ट, मतलब वो आपकी सब्सिडरी नहीं है, ना ही आपका होल्डिंग रिलेशनशिप नहीं है, एंड एग्री टू पे और एक्सेप्ट पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। द ट्रांजेक्शन बिटवीन सब्सिडरी एंड पेरेंट ऑफ अ परमानेंट फाइनेंसिंग नेचर आर नॉट कंसिडर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो जहां कहीं भी ट्रांजेक्शन सब्सिडरी और पेरेंट के बीच में होगा, द ट्रांजेक्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूछी जा सकती है आपसे, द ट्रांजेक्शन बिटवीन सब्सिडरी एंड पेरेंट ऑफ परमानेंट फाइनेंसिंग नेचर, परमानेंट फाइनेंस कर रहे हैं, आर नॉट कंसिडर टू बी ए फॉरेन करेंसी। मतलब आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि अगर एक सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बीच में अगर कोई लेना देना हो रहा है ना फॉरेन करेंसी डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो उसको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन से बाहर किया गया है, उसको फॉरेन करेंसी। अब यहाँ उसकी अकाउंटिंग हम समझते हैं, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी जो ट्रांजैक्शन है उसकी अकाउंटिंग होगी। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसमें स्टेप होगी, स्टेप नंबर 1, पहली आएगी ट्रांजैक्शन डेट, और ट्रांजैक्शन डेट के बाद अगर
रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट के पहले ही पेमेंट या तो पे कर दिया है या रिसीव कर दिया है, तो फिर सीधे सेटलमेंट डेट आ जाएगी। लेकिन अगर मान के चलिए बैलेंस शीट डेट के बाद ही अगर सेटलमेंट हुआ है तो फिर कन्वर्जन 2 बार होगा, एक बार आपका होगा बैलेंस शीट डेट पर और एक बार होगा सेटलमेंट डेट पर। तो यहां पर एक चीज आ सकती है, स्टेप 2, ट्रांजैक्शन डेट के बाद एक आपका आएगा कौन सा डेट, रिपोर्टिंग डेट, और थर्ड डेट आएगी आपकी दैट कॉल बी द पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट। टेक एग्जाम्पल, हमने 1 अक्टूबर को गुड्स सोल्ड किया, यूएस कंपनी है, हमने यूके को सोल्ड किया और हमने बिलिंग किस में की है, इनवॉइस जो बनाया है वो बना दिया हमने 15,000 GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये हमने 1 अक्टूबर। पेमेंट टर्म डिसाइड हुई थी 6 मंथ, 6 मंथ बाद हमें पेमेंट मिलने वाला है। जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे रेट था ये 1 अक्टूबर है, और सेटलमेंट डेट कौन सी होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 31 मार्च की सेटलमेंट डेट है। आपको रेट ऑफ कन्वर्जन दिए हैं, एक आपको रेट दिया है 1 GBP इज इक्वल टू $2, ये आपको रेट दिया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को रेट गिवन है। और उसके बाद आपको एक रेट दिया है 31 दिसंबर 2020 को गिवन है, 1 GBP इज इक्वल टू $2 था, यहाँ आपको रेट उन्होंने दे दिया 1 GBP इज इक्वल टू 2.5, और एक आपको दे दिया है 31 मार्च का। यहाँ 3 रुपये आपको रेट दे दिया कि 1 GBP रेट, और रेट कुछ भी हो सकते हैं। अब हमको इस पूरे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर है, तो हमारी ट्रांजैक्शन डेट हो गई। वहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सबसे पहले आपने माल बेचा है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट कितना कर दें सर, $15,000 कर दो, $15,000 उस दिन रेट था ₹2, तो ये 1 GBP में 2, तो $30,000 में हमने एंट्री कर ली टू सेल्स, तो ये हमारी $30,000 की क्या हो गई, सेल हो गई। ये कौन सी डेट पे हो गई, ट्रांजैक्शन डेट पे आ गई 1/10। अब क्या रिपोर्टिंग डेट से पहले सेटलमेंट हो गया है कि रिपोर्टिंग डेट के बाद में सेटलमेंट हुआ है? हेलो, रिपोर्टिंग डेट के बाद। तो रिपोर्टिंग डेट के बाद हो तो रिपोर्टिंग डेट पे आपको उसको वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू $2 की, एक GBP में $2 आते थे, अब 1 GBP में $2.5 आने वाले, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अरे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? पहले $1 GBP में $2 आते थे, अब 2.5 आने वाले हैं। सर फायदा हो गया, 0.5 का फायदा हो गया, मतलब $7,500 का फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो उससे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, AR अकाउंट डेबिट कर दें 7,500, टू क्या करें, टू फॉरेन एक्सचेंज गेन, टू फॉरेक्स गेन 7,500। तो आपके AR बुक्स में कितने पे आ गए? अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्लोजिंग डेट पे आपकी AR कितने पे आ गए, तो $37,500 पे आ गए। अब उस दिन सेटलमेंट डेट पे आ गए हम लोग। सेटलमेंट डेट क्या है हमारी, 31/3/2021 सॉरी। तो उस दिन रेट और बढ़ गया, 1 GBP $3 के हो गए, तो और फायदा हो गया। तो कितने का फायदा हो गया? अरे कितने का फायदा हो गया? 2.5 से 3 हो गया, तो वापस से 0.5 का फायदा हो गया ना। तो पहले आपने AR को बढ़ा दिया वापस से, अब AR को रिसीव कर लोगे तो 31 मार्च को एक एंट्री और करनी पड़ेगी आपको। क्या करोगे बताओ, कोई बताएगा एंट्री?
कैश अकाउंट डेबिट to AR 43. और ये सारी 45,000 कहाँ पे पहुंचा दिया सर आपने हैं? अरे अब डॉलर 3 रुपये का हो गया ना उस दिन, पाउंड सीधे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो आप यहाँ से जोड़ के निकाल सकते हो, 30,000 प्लस 37,500 प्लस ये 37,500 मिला के 45,000 हमको मिल गया। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि फर्स्ट ईयर में गेन कितना है 7,500 और सेकेंड ईयर में गेन कितना है 7,500, दिस इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इंक्लूड ऑपरेशन ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बोरोइंग, लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड आपको तकलीफ दे सकता है। मतलब अगर आप फ्यूचर में कोई करेंसी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड। अब चेंज इन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन गेन और लॉस विल रिजल्ट इफ द एक्सचेंज रेट चेंज बिटवीन द टाइम परचेज और सेल इन फॉरेन करेंसीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द टाइम एक्चुअल पेमेंट इज मेड। तो जब एक्चुअल पेमेंट हुआ उसके बीच में जो भी डिफरेंसेज आ गए। ट्रांजेक्शन नॉट सेटल इन द बैलेंस शीट डेट, तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। ये फॉरेन की जब बैलेंस शीट डेट पे सेटल नहीं हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन गेन और लॉस that is recognized in the current net income must be computed at each balance sheet date on the all recorded transaction denominated in the foreign currency that have not been settlement। तो देखिए मेरे इस एग्जांपल में सेटलमेंट कहाँ हुआ था, तो मेरी बैलेंस शीट डेट ये आ गई थी तो मैंने क्या करा, उसको रीमेजरमेंट किया है। यहाँ पर रीमेजरमेंट 31 दिसंबर को मैंने क्या किया, उसको रीमेजरमेंट किया है। The difference between the exchange rate used in the recording the transaction, the dollar and exchange rate of the balance sheet date is unrealized gain on loss on the foreign currency transaction। तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, और ये हमारा क्या है एक प्रकार का अनरियलाइज गेन है, क्योंकि अभी हमने एक्चुअल में तो हमको डेटर्स मिले नहीं ना, हमारे अकाउंट रिसील अभी मटेरियलाइज का हुए हैं, वो हमको पेमेंट नहीं मिला है। तो अनरियलाइज गेन और लॉस ऑन द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन वो क्या है, अनरियलाइज गेन है उस दिन। The assets or liability resulting from foreign currency transaction should be recorded in the US company books using the exchange rate and the effect of the date of the transaction। अब आपको एग्जांपल दिया सेम, यहाँ पे परचेज किया पिसोस, ओलिंटो कंपनी परचेज गुड्स क्रेडिट फॉर, अब ये कौन सी करेंसी है यार, पिसोस करेंसी है भगवान जाने क्या, ओलिंटो कंपनी पेड गुड्स ऑन सेकेंड ईयर द एक्सचेंज रेट। तो जिस दिन डील हुई थी 1 दिसंबर को हमने जब माल बेचा, माल खरीदा तो उस दिन रेट था 0.1। तो बताइए यहाँ पे फायदा हुआ नुकसान हुआ रविंदर सिंह जी, यहाँ पे 31 दिसंबर को गेन आएगा कि लॉस आएगा? हाँ जी, लॉस आएगा। हारून यहाँ पे लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा? सर लॉस हो गया 0.02 से, 0.08 से लॉस हो गया। आशीष 0.02 से, 0.02 से लॉस बता रहे हैं ये लोग। और नहीं सर ये तो परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे तो गेन आ जाएगा। फिर अरे उस दिन, अब आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये $1 बराबर रेट है कि किसके बराबर रेट है, बताइए। ये $1 में इतने वो आते हैं कि इतने में $1 आता है, ये क्या रेट है? एक पैसों में इतने डॉलर। हाँ, ये 1 पैसों में इतने डॉलर आते हैं। तो अब 1 पैसे में इतने डॉलर आ जाएंगे, तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? सॉरी, गेन है कि लॉस है? तो ये गेन है। गेन है एलिजाबेथ, गेन है लॉस है? अरे कंफ्यूज हो जाओ ना कभी कि गेन है तो लॉस है, मालूम है क्या करके देखो। ये किस में है, पैसों में ना, हमको रिकॉर्ड किस में करना पड़ेगा? ये हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा तो इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इस दिन पे रिकॉर्ड, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ से। तो अगर लायबिलिटी कम हो रही है ना यहाँ पे, तो कम हो रही तो फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया ना भैया। फायदा होगा। अरे 1 लाख मल्टीप्लाई 0.1 करोगे तो लायबिलिटी हमने बुक करी, परचेज की, अकाउंट्स पेबल। अब यही इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार अब वो कितने का फायदा हो गया? 0.02 का फायदा हो गया, $2,000 का फायदा हो गया। तो पेबल अकाउंट क्या करें,
ये सबको समझ में आ गई ना? उस दिन एंट्री करी परचेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल 0.10 इंटू ये किया ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इंटू 100,000 हमने डॉलर से मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नीचे आए तो हमको ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट आ गए हम लोग, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन गेन आ गया, क्योंकि करेंसी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, एप्रिशिएट हो गई कि डेप्रिशिएट हो गई हैं? सर डेप्रिशिएट हो गई। जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट हुआ है कि एप्रिशिएट हुआ है? डॉलर यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया, तो हमको डॉलर अब कम देने पड़ेंगे। तो पहले कितने कम देने पड़ेंगे? हमको $8,000 देने पड़ेंगे, जो पहले 10,000 देने पड़ रहे थे, तो हमको गेन हो गया और सेटलमेंट डेट पे हमने उठा के पेमेंट कर दिया इसका, और यहीं आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो आई गेस आपको पूरे चैप्टर को बहुत टफ लगा। तो यहाँ यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस का डिफरेंस भी समझ लेते हैं। US GAAP required that the use of remeasurement method when foreign subsidiary operate in highly inflationary economic condition। तो US GAAP तो बात करता है कि जब आप highly inflationary economic condition में, तो आपको रीमेजरमेंट करना पड़ेगा, जो टेबल में हमने समझा। Under IFRS, the financial statement of foreign subsidiary operating in a highly inflation economy must first be restated फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सच ए वंडर, मैंने क्या बोला कि आईएफआरएस जो है ना वो भाई साहब प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आपको पहले उसका इन्फ्लेशन इफेक्ट देना पड़ेगा, एंड देन मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम द फॉरेन करेंसी टू रिपोर्टिंग करेंसी यूजिंग द करंट ईयर रेट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आईएफआरएस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिया जाता है, उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है, और यूएस गैप में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिया जाता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस। अब सर इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे देते हैं, उसके लिए आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस नाम का कोर्स करना पड़ेगा। 15 महीने लगते हैं आजकल। उसमें भी यूएस ने बहुत समझदारी का काम किया है कि सीएफए, किसी को बहुत अच्छा करियर बनाना हो ना, तो सीपीए प्लस सीएफए इज ए वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। जो कोई बच्चे अगर यंग हो तो सीए आपको, सीपीए जो आपको सिखाता है अकाउंटिंग सिखाता है, और सीएफए आपको मैनेजमेंट सिखाता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब मैं एक मामले में यूएस कंट्री का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ कि देख आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कॉन्ट्रा अकाउंट। कि अगर मान के चलिए विच शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टॉक इक्विटी कॉन्ट्रा अकाउंट। बाकी सबके जो आंसर आ गए वो ऑलमोस्ट सही आए हैं। डिस्काउंट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड दैट आर कॉमन स्टॉक इक्विवेलेंट। तो हम अभी फॉरेन एक्सचेंज पढ़कर आ रहे हैं, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो भी ट्रांजेक्शन लॉस होता है उसको क्यूमुलेटिवली हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रिटेन अर्निंग में ऑल। तो इसका आंसर ये होना चाहिए सी, ये आंसर सबसे आना चाहिए। इट इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को लगा तुम जा रहे हो, तुम्हारा मैसेज आया था ना। हाँ सर, एक्चुअली कॉल आ गया था। तो इसमें तो क्या रेट लेना चाहिए? वेटेड एवरेज किस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल क्यों है ये? इनकम स्टेटमेंट की आइटम में मैंने बताया, आप इनकम स्टेटमेंट की आइटम में आप हमेशा वेटेड एवरेज रेट ले सकते हैं। सैलरी भी इनकम स्टेटमेंट में आती है, और सेल्स टू द एक्सटर्नल कस्टमर भी इसमें आती है इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए तो वेट, ये भी इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, ये भी इनकम स्टेटमेंट की आइटम है। करंट ईयर रेट को नहीं लेते हैं ट्रांसलेटिंग मेथड में, किस आइटम के लिए? करंट ईयर को रेट नहीं लेते हैं। आप याद करो वो पीछे का पन्ना में ऊपर गया था, मैंने रेट लिखे थे बैलेंस शीट के आइटम में, सबको करंट पे ले लेंगे लेकिन किसको नहीं लेंगे? सर स्टॉक को। तो
तो आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं और बाकी सबसे नहीं बन रहे हैं, तो बाकी के आंसर नहीं आ रहे, तो बाकी सबको एक बार पढ़ने का मौका दिया जाएगा, तो आप लोग 28 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मेरे को लग गया है। तो फिर मैं एक बच्चों को टाइम देना पसंद करूँगा कि एक बार जिन बच्चों से नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं वो पहले इस क्वेश्चन को एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ें, ताकि उनको कोई डाउट आए, ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो सकें। तो आज का सेशन में हमारा ये पूरा चैप्टर क्या है ख़त्म हो चुका है, और इस चैप्टर को, अब इस वीडियो लेक्चर को अगर आप 1-1.25 घंटा पूरा पेशेंस के साथ में देखेंगे, CPA का करिकुलम है, पेशेंस के साथ में देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। ऐसा कोई पहाड़ नहीं था, ये मात्र 2.5 घंटे का चैप्टर था। 2.5 घंटे में हमने हर वो चीज़ कवर करने की कोशिश की जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो।